हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, और मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी करा दिया है। जिसने भी नहीं देखा मेरे चैनल पे जाके देख सकता है। वो प्लेलिस्ट का नाम ही है टॉपिक वाइज इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस। अब आज के जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स में जो हम क्वेश्चंस करेंगे, और ये सारे टॉपिक्स ये भी ध्यान रखिएगा, ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो इसी टॉपिक पे बेस्ड होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। और ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो भी क्वेश्चंस आगे आप देखेंगे वो इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जिसने भी अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो ज़रूर कर लेगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड फंक्शन फॉर अ गुड ए इज़ गिवन बाय, यानी कि हमें गुड ए का डिमांड फंक्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, और हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करनी है, जहाँ पे हमें प्राइस ऑफ ए दिया हुआ है वाई, यानी इनकम दिया हुआ है, एंड प्राइस ऑफ बी भी दिया हुआ है। तो अगर आपको इनकम इलास्टिसिटी का डेफिनेशन पता होगा तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे देख लेते हैं। मैं इनकम इलास्टिसिटी को आई से डिनोट कर रही हूँ। इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला या इनकम इलास्टिसिटी को हम कैसे लिखते हैं, तो ये होता है डी क्यू अपॉन डी ए, यानी कि क्वांटिटी ऑफ ए, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए, यानी कि डी क्यू अपन डी ए, एंड चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाई। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वाई यहाँ पे हो जाएगा और ये क्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि सबसे पहले हमें ये डिफरेंशिएशन चेंज निकालना होगा। किसका? चेंज हमें निकालना होगा क्यू ए का। तो चलिए चेंज निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारा जो क्वांटिटी है जो हमें डिमांड फंक्शन दिया है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रही हूँ। तो डी क्यू ए अपॉन डी वाई अगर मैं करूँगी तो 100 माइनस 2 पी ए प्लस 0 2 वाई प्लस 0 3 वाई बी। हमें यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन इनकम निकालना है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन से टर्म को डिफरेंशिएट कर पाएंगे? हम इनकम के टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ उसी के चेंज को निकालना है। तो चलिए पहले हम इनकम के टर्म्स को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ये कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन में 0 हो जाता है। अगर डिफरेंशिएशन का वेरिएबल जैसे ये y है और y के अलावा कोई और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है तो वो सारे टर्म्स 0 हो जाते हैं। और हम सिर्फ 0.2 y को डिफरेंशिएट करेंगे, और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2, क्योंकि y अगर हम जैसे डिफरेंशिएशन अगर किसी को नहीं आता हो तो मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ कि डिफरेंशिएशन को हम ऐसे करते हैं n1 माइनस 1। तो हमारे पास ये y ये 0.2 है, और हम अगर 1 माइनस करेंगे ये हमारा आगे आ जाएगा, यानी कि n हमारा इधर आ जाता है, और y और n-1 हम करेंगे तो हमारे पास ये नहीं होगा, और हमारे सिर्फ और सिर्फ ये n यानी कि ये 2.0 मिलेगा। तो ये हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू। अब हमें ये y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये क्यू ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 500। अब हम इस क्यू ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, और क्यू ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास इसका ये पूरा हमारे पास फंक्शन है और उसकी वैल्यू भी अलग से हमें दी हुई है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो क्यू ए ये है 100 माइनस 2, और पी ए की वैल्यू हमें 6 दी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, प्लस 0.2 इंटू 500 क्योंकि हमें y की भी वैल्यू दी हुई है, एंड प्लस 0.3 और यहाँ पे पी बी, और हमें पी बी की भी वैल्यू दी हुई है यानी 10। तो यहाँ पे हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 100 माइनस 6 2 12, प्लस इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आ जाएगा ये 500, अरे सॉरी सिर्फ 100, और ये प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। अब जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और ये प्लस ये हो जाएगा 200, और 200 और प्लस 3 तो 203 और माइनस 12,
क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है। अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 191, यानी QA की वैल्यू आ गई 191, Y की वैल्यू हमारी दी हुई है 500 और इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो आया 0.2। अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे 0.2 इंटू Y की वैल्यू 500 अपॉन 191 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 100 और 191 और जब इसको आप सॉल्व करिए तो अप्रॉक्सीमेटली 0.523 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0.523 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि सॉल्व कैसे किया हमने। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सिमिलर ही है, लेकिन हमें यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी है। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे कि क्या होता है। यानी कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हम तब निकालते हैं, हमें सेम वैल्यू दी हुई है यहाँ भी, और ये जो क्वेश्चन है ये UGC नेट 2023 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछी गई क्वेश्चन है। एक में हमें इनकम इलास्टिसिटी दे दिया था और सेम चीज़ को हमें एक में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकालने को दिया गया था। तो अब देख लेते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अगर आपने लिख लिया हो तो आप इसको देखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं से, उसको पॉज करके देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं इसको इरेज करती हूँ। तो जैसे आपने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था कि किस तरीके से है, वैसे ही हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला देखेंगे। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला जो होता है QA इक्वल टू, मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, यहाँ पे मैं CE लिख दे रही हूँ, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये होता है चेंज इन क्वांटिटी A अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस ऑफ B। तो ये P यहाँ पे आ जाएगा और ये क्वांटिटी हमारा QA यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी एक ही क्वांटिटी को चेंज करते हैं तो हम P के प्राइस को चेंज करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है क्रॉस इलास्टिसिटी का। तो यहाँ पे हमें सब कुछ सेम दिया हुआ है। अब वैसे ही हमने जिस तरीके से पहले इनकम इलास्टिसिटी में हमने QY को डिफरेंशिएट किया था, वैसे ही हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए QB हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं यहीं से बता दे रही हूँ, ये क्वांटिटी 0 आ जाएगी, P ए 0, ये भी 0, सिर्फ हमें ये वैल्यू मिलेगी डिफरेंशिएशन के बाद, यानी कि 0.3 हमें मिलेगा डिफरेंशिएशन के बाद। अब ये पॉइंट में है, अगर आपको इसको पॉइंट के बिना सॉल्व करना है तो आप इसको पॉइंट के बिना कैसे लिख सकते हैं, हम फ्रैक्शन पार्ट में भी लिख सकते हैं 3/10। हमें QA चेंज इन Q अपॉन चेंज इन ये B आ गया। अब हमें PB और QA निकालना है। तो PB अगर हम देखें तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 10 और QA हमने अभी पहले वाले उसमें फाइंड आउट किया है, सारी वैल्यू को पुट करके इस फंक्शन में हमने निकाला था। तो QA हमें पता चल गया 10 है, PB हमें 10 मिल गया, QA हमें 191 जो हमने पीछे फाइंड आउट किया था। अब हम इस वैल्यू को, सारी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ ये मिल जाएगा QB का। ये हमारा 0.3, इसको हम 3/10 भी लिख सकते हैं, इंटू ये हमारा 10/191, ये हमारा इस तरीके से हम रखेंगे। ये 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया। अब 3 को हम डिवाइड करें, मतलब 3 इससे अगर हम डिवाइड करें तो हमारी जो वैल्यू आएगी 0.0161 के अराउंड आएगी। तो इसमें अगर देखें तो 0.016 हमें B में मिल रहा है, तो B हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे किया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने को बोले ऐसे क्वेश्चन में तो सिर्फ उस वेरिएबल को ही फंक्शन में डिवाइड करते हैं, बाकी के सारे वेरिएबल्स 0 हो जाती है, इवन कॉन्स्टेंट पार्ट भी 0 हो जाता है डिफरेंशिएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अदर थिंग रिमेन सेम लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट। अगर इसका मतलब है कि अगर बाकी चीज़ें सेम होंगी तो सप्लाई ऑफ डिमांड क्या कहता है, बाकी चीज़ें सेम का मतलब होता है अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, सब कुछ है, तो सप्लाई में क्या होगा, प्रोडक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें सप्लाई में, बाकी चीज़ों को हम कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ हम प्राइस से देखते हैं सप्लाई का। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जैसे जैसे हमारा ये हमें बताता है कि अगर अदर थिंग कांस्टेंट रहेगा तो हमारा क्वांटिटी सप्लाई जैसे जैसे इंक्रीज होगा हमारा प्राइस भी वैसे ही इंक्रीज होगा। यानी कि ये लॉ ऑफ डिमांड हमारा इस तरीके से होता है, बट लॉ ऑफ सप्लाई हमारा इस तरीके से इसका फिगर होता है, यानी कि ये पॉजिटिवली होता है। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी ये
P है और एक Q है, वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ेगा क्वांटिटी के साथ। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई बताता है हमें। तो क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेज, तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज इन प्राइस के साथ, तो ये तो गलत हो गया। क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन प्राइस। तो येस, ये हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, यानी कि डिमांड का अगर कंट्रैक्शन होता है तो वो किसका रिजल्ट है। तो डिमांड का कंट्रैक्शन क्या हमारा डिक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर का है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न्ड, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, या डिक्रीज इन इनकम ऑफ परचेज। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हमारा कब होता है, जब हम कोई भी चीज़, जब हम अब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड तब होता है जब हमारे पास प्राइस जो है किसी भी गुड की बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम डिमांड को कम कर देते हैं। ये बेसिक लॉ ऑफ डिमांड कहता है। तो जैसे जैसे अगर सब कुछ इक्वल है और अगर कभी भी डिमांड इंक्रीज होती है तो यानी कि प्राइस फॉल हुआ है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, यानी कि हमारी डिमांड ज़्यादा हो गई है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कॉन्ट्रैक्शन की, इसका मतलब है कि प्राइस किसी गुड का ज़्यादा हो गया है, तब जाके हमारा डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर इसको हम एक फिगर में बना के देखें तो ये हमारा प्राइस है और ये हमारी क्वांटिटी है। चलिए इसको ऐसे देख लेते हैं, जैसे जैसे प्राइस हमारी बढ़ती है तो हम पहले सपोज करिए कि हम यहाँ पे इतनी प्राइस पे हम इतनी क्वांटिटी को खरीद रहे थे, लेकिन प्राइस बढ़ गई यहाँ इतने से, तो हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, घट गई। ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर हमारी प्राइस इस इक्विलिब्रियम प्राइस से फॉल हो गई तो हमारी क्वांटिटी क्या है, बढ़ गई। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अब देखते हैं इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द अदर गुड, क्या किसी और गुड का प्राइस इंक्रीज होगा तब हमारा डिमांड कंसर्न करेगा, या इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ गुड कंसर्न। यस, तो जिस गुड को हम खरीदना चाहते हैं अगर उस गुड की प्राइस इंक्रीज होती है तब हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी चीजें अगर सपोज करिए ये दोनों बहुत ही सिमिलर हैं और किसी ने देखा नहीं अदर को, गुड को देख लिया बस और वो सी को मार्क कर दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जबकि आपका कंसेप्ट तो ठीक है कि आपने ठीक लगाया, बट आपका क्वेश्चन तो भी गलत है, क्योंकि हमें अदर गुड नहीं देखना है। क्योंकि अदर गुड हम लॉ ऑफ डिमांड में ये सपोज करके चलते हैं कि बाकी की सारी चीजें कांस्टेंट है, इक्वल है, और हम सिर्फ वही गुड्स को कंसर्न करते हैं जिसको हम खरीदना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय a smaller percentage that does price than elasticity of demand will be, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड हमारी चेंज होती है स्मॉलर परसेंटेज से, और हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी अगर हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड स्मॉलर परसेंटेज से चेंज होती है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम ये देखते हैं लीनियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यह हमारा यहाँ पे जीरो होता है इलास्टिसिटी, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इलास्टिसिटी बढ़ती है और इस जीरो के नीचे आते हैं तो हमारी इलास्टिसिटी घट जाती है। तो तब क्या होगा, जब हमारा स्मॉलर परसेंटेज है क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज होने का, तो अगर क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज होने का स्मॉलर परसेंटेज है यानी कि बहुत ही कम में चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्वांटिटी डिमांडेड का जो चेंजेस है वो बहुत कम हो रहा है हमारे प्राइस के चेंज से, तो ये इसका मतलब ये है कि हमारी डिमांड इन इलास्टिक है, यानी कि नीचे के साइड है। तो इन इलास्टिक, अब हमें कोई एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि परफेक्टली इन इलास्टिक है कि क्या है, तो यानी कि जीरो से ज़्यादा है बट एक से कम है, तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जीरो से ज़्यादा और इलास्टिसिटी और एक से हमारा कम, तो इस इलास्टिसिटी को हम बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड। तो हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वेयर देयर इज स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड कंपेयर टू द प्राइस, then elasticity of demand will be 0 less than E less than 1। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट चेंज एट ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन इट्स प्राइस, यानी कि अगर प्राइस के चेंज होने से अगर हमारा सप्लाई चेंज नहीं हो रहा है तो वॉट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व क्या होगा, तो अगर कभी भी हमारा जो कमोडिटी है वो चेंज, सप्लाई ऑफ कमोडिटी चेंज हो रही है उसके प्राइस के इररिस्पेक्टिव, यानी कि प्राइस के रिस्पेक्टिव में नहीं चेंज हो रही है, तो उसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक बोलेंगे।
क्योंकि जब किसी भी सप्लाई ऑफ कमोडिटी अगर चेंज नहीं होती है, अगर कोई प्राइस के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब है कि जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कांस्टेंट है, और इस केस में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी वो ज़ीरो होगी। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब ज़ीरो होती है तो वो इंडिकेट करता है कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, पहले तो ये हमें देखना है। हाँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नॉट पूछा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के जो डिटर्मिनेंट होते हैं वो होते हैं कि जो फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस होना चाहिए, यानी कि क्वांटिटी जो भी चेंज हो रहा है प्राइस में उसके कौन सा फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करना है। तो यानी कि जो डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर है वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन नहीं करता है, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो प्राइमरली इन्फ्लुएंस है वो किस पे पड़ेगा, फैक्टर का कॉस्ट कैसा है, कमोडिटी कैसी है, टाइम पीरियड कैसा है। यानी कि कोई भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करने का डिटर्मिनेंट्स जो है वो उसका कॉस्ट हो सकता है, नेचर ऑफ कमोडिटी हो सकती है, टाइम पीरियड हो सकता है। लेकिन इसमें नॉट पूछा है तो डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या होता है, वो डिसप्लाई का डिटर्मिनेंट नहीं कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज इन इलास्टिक एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंज्यूमर ऑफ द गुड विल बी। यानी कि अगर हमारा डिमांड इन इलास्टिक है, यानी इन इलास्टिक का मतलब कि जीरो से नीचे है, इस पोर्शन में हमारा डिमांड इस पोर्शन में है, अगर जैसे जैसे हमारा इन इलास्टिक एंड इंक्रीज इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द गुड। यानी कि जैसे जैसे हमारा डिमांड इन इलास्टिक होगा और प्राइस इंक्रीज होगी तो उस टाइम टोटल एक्सपेंडिचर कंज्यूमर का क्या होगा, और क्या बढ़ेगा या घटेगा, हमें ये बताना है। तो जैसे जैसे हमारा डिमांड इन इलास्टिक होता है तो उस टाइम हमारा जो कंज्यूमर है उसका गुड कैश एक्सपेंडिचर जो होता है गुड्स का वो बढ़ता है। वो क्यों बढ़ता है, इसको हम एक फिगर उसको हम इस तरीके से बता सकते हैं कि डिमांड अगर गुड हमारा इन इलास्टिक है और इंक्रीज इन प्राइस हो रहा है, डिमांड हमारा इन इलास्टिक है और ये प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर का है वो बढ़ जाएगा। उसको हम इस तरीके से देख लेते हैं। कोई भी कंज्यूमर अपना एक्सपेंडिचर करना चाहता है तो वो किस तरीके से करेगा। अगर हमारा प्राइस इंक्रीज करता है तो प्राइस इंक्रीज कर रहा है अगर, तो एक्सपेंडिचर हमारा इसके कंपैरिजन में थोड़ा तो ज़्यादा होगा ना, बढ़ेगा ही। तो उस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 फॉर अ डिमांड कर्व विच इज। तो अगर प्राइस इलास्टिसिटी हमारा इक्वल टू 1 है तो हमारा डिमांड कर्व कैसा होगा। तो डिमांड कर्व हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में चेंज हो जाता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 होती है। जैसे कि इक्वल टू 1 का मतलब अगर हमारी प्राइस 10% से घट रही है, सपोज करिए कि हमारा जो इनिशियल 10% से हमारी प्राइस घट गई है, तो ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड होगा। और अगर हमारी प्राइस 10% से बढ़ गई है तो ये 10% से ही इंक्रीज क्या होगा, हमारा क्वांटिटी सप्लाई ये क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो यानी कि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बिल्कुल 1 है, इसीलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारी होती है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो डिमांड कर्व है वो यूनिटरी इलास्टिक है इरिस्पेक्टिव ऑफ हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, या बोथ करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ़ यू बॉट अ प्रोडक्ट विच नाउ बिकम सब्जेक्ट टू टैक्स, यानी कि कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, सपोज आपने कुछ खरीदा और ये टैक्स के सब्जेक्ट टू टैक्स है, इस पे टैक्स देना है। यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू अवॉइड टैक्स द टैक्स एंड द सेलर बियर विद द लार्जर पार्ट ऑफ योर डिमांड डिमांड इज इलास्टिक वाइल सेलर डिमांड इज इन इलास्टिक। तो ये क्वेश्चन को सिर्फ हम इस वाले पार्ट से ही कर सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिएगा एक कंसेप्ट, यानी कि जब भी डिमांड इलास्टिक होगा तो हमारा सेलर ज़्यादा बियर करेगा, जो भी टैक्सेस है वो सेलर ज़्यादा बियर करेगा। अगर हमारा डिमांड इन इलास्टिक होगा, यानी कि सप्लाई हमारी इलास्टिक होगी, तो हमारा बायर ज़्यादा ग्रेटर बियर करेगा टैक्सेस को। तो बस ये याद रखिएगा कि डिमांड जिसकी भी इलास्टिक होगी, डिमांड कौन करता है, हमारा डिमांड बायर करता है।
तो डिमांड बायर करता है, अगर ये इलास्टिक होगा तो ज़्यादा जो टैक्स है वो पे करेगा कौन? सप्लायर, यानी कि सप्लायर पे ज़्यादा बर्डन आएगा। जबकि जो हमारी सप्लाई है वो कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। अगर सप्लाई इलास्टिक है तो जो ज़्यादा ग्रेटर बर्डन है वो किस पे आएगा? बायर पे आएगा। तो ग्रेटर बर्डन ऑन बायर और यहाँ पे सेलर पे बर्डन आएगा। और इसके अपोजिट भी आप कर सकते हो सिनेरियो। तो अगर डिमांड हमारा इलास्टिक है वाइल सेलर सप्लाई इज इन इलास्टिक, तो कौन टैक्स तो अवॉइडेंस तो, यानी कि यहाँ ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स है वो कौन बियर करेगा? सेलर बियर करेगा, जो कि स्टेटमेंट में हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ टैक्स ऑन अ सॉल्ट इज लाइकली टू बी बोर्न बाय द कंज्यूमर। तो अगर टैक्स है तो वो कौन बियर करेगा? वो कंज्यूमर ही बियर करेगा, क्योंकि टैक्स में सेलर के पास ये राइट होता है कि वो टैक्स को शिफ्ट कर सकता है, यानी कि सॉल्ट पे जो भी टैक्स लगाएगी वो सॉल्ट के प्राइस पे वो शिफ्ट कर सकता है। तो वो अल्टीमेटली कंज्यूमर ही बॉर्न करता है, क्योंकि वो शिफ्ट हो गया रहता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है कि वो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कुछ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई और बायर की बात हो रही है और यहाँ पे डायरेक्ट कंज्यूमर और उसके एक अलग प्रोडक्ट के टैक्स के बारे में बात हो रही है। तो पर्टिकुलरली ये अलग अलग तरीके से तो सही है, बट ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन वाली बात ही नहीं पूछी गई थी, तो दोनों बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इफ डिमांड फंक्शन इज, हमें एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और हमें डिमांड मतलब है कि x0 की वैल्यू 3 दी है और कंज्यूमर सरप्लस हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस को हम किस तरीके से लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो कंज्यूमर सरप्लस का जो फॉर्मूला होता है ये हम इसमें इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेके x यानी कि n तक की वैल्यू जो हमें दी हुई हो। यहाँ पे 3 दी हुई है तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे बाकी, और डिमांड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि d इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और माइनस कर देंगे हम इसको p इंटू एक्स से, यानी कि प्राइस और इंटू एक्स से माइनस करते हैं। तो चलिए इसको हम इंटीग्रेट करके देख लेते हैं कि क्या आता है हमारा कंज्यूमर सरप्लस। तो यहाँ पे हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 3 तक, और ये हमारा 35 माइनस 2x माइनस x, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये यहाँ पे ये स्क्वायर है, और माइनस p इंटू एक्स अभी यहाँ पे रहने देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे p और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें ऑलरेडी x की वैल्यू दी हुई है तो इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी हमारी x की वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, हम इस x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं हमारी ये डिमांड फंक्शन में। तो यहाँ पे मैं पुट कर दे रही हूँ, इसको बाद में इरेज कर दूँगी, एक सेकेंड, यहाँ पे कर दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पे हम px की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो p इक्वल टू 35 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 35 माइनस 6 माइनस 9, ये 35 और माइनस ये ऐड हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा 15। 15 में 35 में से 15 माइनस करेंगे तो ये 0 और 3 में से 2 गया, सॉरी 3 में से 1 गया 2, तो यानी कि 20 हमारा आ गया p हमारा 20 है और x हमारा 3 है। तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो px की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 60। तो हमें px की वैल्यू 60 मिल गई। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जब भी हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें जब हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसमें x आ जाता है, यानी कि x अपॉन n, मतलब n, जैसे अगर 2x है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2। अगर 2x स्क्वायर है तो इसमें +1 अपॉन 2 + 1, हम इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। यानी कि अगर n है, n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n स्क्वायर +1 कर देते हैं और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें 2 + 1 करते हैं। इसी तरह से सब में करते हैं। तो अगर 35 में अगर हम करेंगे तो 35 इंटू एक्स हो जाएगा और अपॉन 1, तो 1 की कोई वैल्यू, 1 नीचे डिनोमिनेटर में कोई मतलब नहीं है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 2x है तो 2x स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस यहाँ पे x स्क्वायर है तो x क्यूब अपॉन 1/3 यानी कि 3। अब इन सब को हम एक ब्रैकेट में रखेंगे और 0 से लेके 3 तक की वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, और यहाँ पे माइनस इसकी वैल्यू हमने 60 ऑलरेडी निकाल ली है। तो चलिए इसको पुट कर लेते हैं। अब 35 है, 35 में हम किस तरीके से पुट करते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। x की वैल्यू को पहले आप 3 रखेंगे फिर 0 रखेंगे,
ठीक है, इस तरीके से पुट कर देते हैं। तो जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, इसी तरह से हम सब में करेंगे। तो जीरो तो वैसे भी जीरो है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको कर लेते हैं कि 35 इंटू एक्स की जगह पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2 यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस 3 का क्यूब अपॉन 3 और ये माइनस 60 हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 35 इंटू 3 होता है 105, माइनस ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 3 3 ज़ा 9 9, माइनस एक 3 से इसमें का एक 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 2 3 अभी बचा है, तो 3 3 ज़ा 9, तो माइनस 9 और उसका ये ब्रैकेट और माइनस ये 60। अब इसको जब हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 105 और 9 9 18, तो माइनस 18 और ये ऑलरेडी माइनस 60 है, तो ये माइनस 60, ये 105 और माइनस ये 8 और 7 78, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 27। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, 11 का 27 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कंज्यूमर सरप्लस किस तरीके से निकाला जाता है, और मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको मेथड करके भी दिखाया है। तो इसको आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इसको मैं इरेज कर लूँ। तो हमारा जो वैल्यू था वो आया था 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोली इज प्रोड्यूसिंग 800 यूनिट ऑफ आउटपुट एंड चार्जिंग अ प्राइस ऑफ 40 पर यूनिट इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज -2। यानी कि इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया है -2, उसके बाद हमें प्राइस दिया हुआ है, प्राइस P दिया हुआ है 40 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, क्वेश्चन में हमें जो प्रोडक्शन है मोनोपोलिस्ट जो प्रोडक्शन कर रहा है वो कितना कर रहा है 800 यूनिट, तो ये भी हमें पता है। तो किसी भी क्वेश्चन को आप इसको तोड़ के सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगी चीज़ें। अब हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट प्रोड्यूस। तो मार्जिनल कॉस्ट हमें निकालना है। अगर हमें इलास्टिसिटी दी हो, प्राइस दी हो, तो मार्जिनल कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। अगर आपको प्राइस दिया हो तो प्राइस इक्वल टू होता है मार्जिनल कॉस्ट इलास्टिसिटी E अपॉन E-1। ठीक है, अगर ये आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप इसको लिख लीजिएगा। इसी फॉर्मूले पे हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। हमें ऑलरेडी प्राइस दिया हुआ है तो प्राइस हम यहाँ पे लिखेंगे 40 इंटू मार्जिनल कॉस्ट। इलास्टिसिटी की वैल्यू -2 दी हुई है तो यहाँ पे हम इलास्टिसिटी की वैल्यू लिखेंगे -2 और यहाँ पे अपॉन -2 -1। तो ये माइनस और माइनस कट के प्लस हो गया। अब यहाँ पे ये आ जाएगा 40 इक्वल टू, और ये 2 - 1 1, तो यहाँ पे 2m यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा तो इस डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से 40 को तो आ जाएगा 20। तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ गया 20। ठीक है, आपसे क्या पूछा था कि मार्जिनल कॉस्ट हमें लास्ट यूनिट जो प्रोड्यूस हुई है उसकी बतानी है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा ग्रेटर अमाउंट है, यानी कि जो ये टर्म है हमें मार्जिनल कॉस्ट ऑलरेडी 20 मिल गया है। तो यानी कि 20 मिलने का मतलब है कि जैसे जैसे जो हमारी इलास्टिसिटी E अपॉन E-1 है अगर ग्रेटर होगी किसी गिवन अमाउंट पे, तो प्राइस इलास्टिसिटी मोनोपोली प्राइस ज़्यादा होगी मार्जिनल कॉस्ट की। यानी कि यहाँ पे जो प्राइस है वो ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट 20 आया है और जो प्राइस है वो 40 है, तो यानी कि हमारा प्राइस ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट यूनिट का हमने निकाल लिया, वैसे ही इसी को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मोनोपोली पावर इज। तो मोनोपोली पावर किसे कहते हैं, तो मोनोपोली पावर क्या होता है कि जब भी मोनोपोलिस्ट डिसाइड करता है किसी भी प्राइस एंड आउटपुट को, तो वो क्या करता है, वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखता है। अगर रियलिटी में देखें तो मोनोपोलिस्ट सेट करता है अपना प्राइस जहाँ पे उसकी इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी ज़्यादा हो या फिर यूनिट 1 के इक्वल हो। तो मोनोपोली जो पावर है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसका किससे, प्राइस इलास्टिसिटी से। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी और हायर इलास्टिसिटी यानी कि हायर मोनोपोली पावर। तो मोनोपोली पावर इज अ हायर इलास्टिसिटी हायर मोनोपोली पावर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका जो रिलेशनशिप होता है वो किससे होता है, प्राइस इलास्टिसिटी से होता है। यानी कि ज़्यादा मोनोपोली पावर कब होगी, जब हमारा जो इलास्टिसिटी है वो हायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें आइडेंटिफाई करना है प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। तो प्राइस इलास्टिसिटी हम किस तरीके से निकालते हैं, तो प्राइस इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AR माइनस MR
अब ये जहाँ भी दिख रहा है आपको वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, तो AR अपॉन AR माइनस MR, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी जगह पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं प्राइस अपॉन P अपॉन MR, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा AR है वो प्राइस के इक्वल होता है। ये प्रोफेसर लिप्सी ने दिया हुआ है रेशियो परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज में, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन प्राइस ऑफ पेप्सी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक वुड बी, यानी कि अगर हम किसी क्रॉस इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं दो के बीच में, यानी कि सब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ऑफ पेप्सी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक, तो क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला किस तरीके से देखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक, क्वांटिटी डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ पेप्सी, तो यानी कि इस तरीके से हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी होगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर सब्सटीट्यूट गुड्स की बात करें तो ये पॉजिटिव एंड ग्रेटर होता है उसका रिएक्शन, यानी कि जब हायर कोएफिशिएंट होगा तो मोर सब्सटीट्यूट गुड्स हम कर सकते हैं, यानी कि अगर जब प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज होगा तो जो डिमांड है कोका कोला का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो प्राइस ऑफ पेप्सी अगर इंक्रीज होती है यहाँ पे तो कोका कोला का डिमांड बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीज होगी तो कोका कोला का डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, और जो इलास्टिसिटी है प्राइस ऑफ पेप्सी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोका कोला की वो पॉजिटिव निकल के आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन में जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो जीरो कब होती है, तो स्ट्रेट लाइन में आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन में हमेशा जो इलास्टिसिटी है वो अलग अलग होती है। तो जीरो के टाइम ये कहाँ पे आती है, एकदम मिड पॉइंट में आती है इलास्टिसिटी। तो मिड पॉइंट में आने की वजह से जो इलास्टिसिटी है स्ट्रेट लाइन में ये हमेशा मिड पॉइंट में 1 होती है। जीरो कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, यानी कि किस एक्सिस पे, हमारी एक्स एक्सिस पे प्राइस इलास्टिसिटी 0 होती है, जबकि वाई एक्सिस पे प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है और मिड पॉइंट पे 1 होती है। तो हमारा एक्स एक्सिस पे एट एक्स एक्सिस जो इलास्टिसिटी है वो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई कर्व शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन, यानी कि सप्लाई कर्व कैसे शिफ्ट होता है, किस चेंज की वजह से सप्लाई कर्व हमारा शिफ्ट होता है। तो सप्लाई कर्व शिफ्ट होने का एक यहाँ पे देख लेते हैं, क्या प्राइस ऑफ प्रोडक्ट चेंज होगा तो सप्लाई कर्व शिफ्ट होती है, पहली बात। दूसरी है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब चेंज होता है तो हमारी सप्लाई कर्व शिफ्ट हो सकती है। तीसरा, चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से भी सप्लाई कर्व शिफ्ट होगी, और चौथा, इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑफ रॉ मटेरियल से भी हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट होती है। अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस की वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट होगी, जबकि सप्लाई क्या करती है, वो किसी प्रोडक्ट को बनाने का काम करती है। अगर उसमें टेक्नोलॉजी आया, न्यू रॉ मटेरियल आया या किसी भी तरह का इन्वेंशन हुआ, तब हमारा जो सप्लाई कर्व है वो अगर पहले S था तो अब S1 में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से शिफ्ट होता है हमारा सप्लाई कर्व। मैंने कुछ ज़्यादा ही नीचे बना दिया, इस तरीके से सेम प्राइस ही रहेगा और सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा। तो सप्लाई कर्व शिफ्ट होने का कारण हमारा प्राइस ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, ये तो डिमांड कर्व की तरफ, डिमांड कर्व इससे शिफ्ट होता है, ना कि सप्लाई कर्व। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है, ए गलत है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट है ऑन पैरेलल डिमांड कर्व गिवन द प्राइस कमोडिटी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि अगर हमारा डिमांड कर्व पैरेलल है, सपोज इस तरीके से हमारा डिमांड कर्व है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल हमारा ये ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे प्राइस है P जो कि यहाँ पे और ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि विल डिक्रीज इफ़ वी मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, क्या अगर हम अपने ओरिजिन से दूर जाएंगे तो हमारी जो इलास्टिसिटी है वो क्या डिक्रीज होगी। सेकंड है इंक्रीज होगी जब हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मूव करेंगे। थर्ड है प्राइस विल रिमेन अनचेंज या इट कैन नॉट बी फाइंड। ये 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो अगर कभी भी यही ध्यान रखिएगा, कभी भी हम ओरिजिन से 2 लाइन अगर पैरेलल है, अगर हम ओरिजिन से दूर जाते हैं तो हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो डिक्रीज होती है। जितना ओरिजिन के पास है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतनी ज़्यादा होती है, जबकि ओरिजिन से दूर होते हैं उसका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कम हो जाती है।
तो जो कर्व है जितना ओरिजिन के नियर होगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगा और ओरिजिन से दूर होगा वो कम इलास्टिक होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्क मेथड टू मेजर द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कई सारे मेथड होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करने के लिए, तो अगर आर्क मेथड है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आर्क मेथड का जो फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखने का, वो होता है इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ तो हम यूज़ करेंगे ही, हम उसको आर्क का बोलेंगे। जो पार्ट ऑफ डिमांड कर्व है अगर वो किसी दो पॉइंट को मीट करता है उसी को हम आर्क बोलते हैं, और इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो रिलेट करती है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो इसको दिखाने का जो तरीका होता है वो Q2 यानी कि दो क्वांटिटी जहाँ पे हमारी होती है Q1 और अपॉन प्राइस ऑफ P2 माइनस प्राइस ऑफ P1, ये तो रहेगा ही। साथ ही साथ हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्राइस 1 प्लस प्राइस 2 अपॉन क्वांटिटी 2 प्लस क्वांटिटी 1। तो इस तरीके से हम आर्क इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करते हैं। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि ये तो चेंज ही है ना, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 Q2 प्लस Q1। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो चेंज इन क्वांटिटी अपन चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, प्राइस पहले आएगा फिर बाद में क्वांटिटी आएगा और माइनस करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ये सी है ये करेक्ट है। हमें चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड इनटू मल्टीप्लाइड P1 अपॉन P2, तो यानी कि सबसे पहले क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज फिर प्राइस का चेंज और इनटू P1 प्लस P2 और Q1 प्लस Q2। ये है हमारा आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। इस तरीके से भी दिया जा सकता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये दोनों में दिया है लेकिन P1 अपॉन P2 पहले आएगा, Q1 अपॉन Q2 बाद में आएगा, तो इसलिए वो गलत था और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज्यूम द प्राइस ऑफ ऑल अदर गुड्स टू बी कांस्टेंट, यानी कि अगर सारे गुड्स के प्राइस को अदर गुड्स के प्राइस को कांस्टेंट मानते हैं और किसी भी कंज्यूमर का जो इनकम है वो 5% है, तो वो उस कमोडिटी को परचेज कर रहा है। अगर वो उसका 10% हो जाएगा तो उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे हम। तो सपोज करिए कि कोई भी, सबसे पहले हम उसके इनकम इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, यानी कि सबसे पहले इनकम के चेंज होने से उसकी क्या चेंज हुई है उसमें डिमांड में, वो हम देखते हैं। तो इनकम इलास्टिसिटी को तो हमें वैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम इनटू इनकम अपॉन क्वांटिटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर हम देखें कि पहले 10% मतलब पहले 5% था अब 10% हो गया, तो क्या हुआ, पहले 10 था अब मतलब पहले 5 था और फिर अब 10 हो गया। अगर इसकी बात करें तो यानी कि 10/5, यानी कि किससे बढ़ रहा है, 2 से, ये 2 से बढ़ा है जो कि 1 से ज़्यादा है, तो यानी कि इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है 1 से, तो 10/2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो इससे ये हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आफ्टर इंक्रीजिंग द 10% ऑफ द कंज्यूमर इनकम द इलास्टिसिटी वुड ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी कि वो ग्रेटर देन 1 ही होगी, क्योंकि 10/5 अगर देखते हैं तो 2 आता है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड रिजल्ट इन, तो अगर हमारा इफेक्टिव डिमांड रिजल्ट अगर डिक्रीज होता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है। तो इफेक्टिव डिमांड अगर ये हमारा डिक्रीज होता है तो उसका रिजल्ट हमारे क्या होगा, इंक्रीज इन सप्लाई। क्या हमारा अगर डिक्रीज होता है किसी डिमांड में तो इंक्रीज इन सप्लाई होगी, नो, ये तो नहीं होगी। डिक्रीज इन सप्लाई, क्या हमारा सप्लाई डिक्रीज होगा, तो येस। अगर कोई डिमांड डिक्रीज होती है तो ऑफकोर्स सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये तो ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, ये भी आंसर हमारा ठीक है। अगर इन दोनों की बात करें, प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं हो सकता, नहीं सप्लाई इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि हमारा जो डिमांड और सप्लाई है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो गई है तो सप्लाई क्यों होगी, तो ये तो सप्लाई बढ़ेगी ही नहीं, वो घटेगी। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन, ये भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, बढ़ेगा नहीं। तो यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों हमारा करेक्ट है, बट हमारा कोई ऑप्शन हमें दिया नहीं है, तो बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। लेकिन हमें कोई आंसर नहीं दिया है तो हम इसको करेक्ट मान के चलेंगे। अब जो भी ये क्वेश्चन जो था मैं आपको बता दूं, ये तमिलनाडु का क्वेश्चन है, TPSC
CSSS, ये 2022 का क्वेश्चन पूछा गया था। अब उसमें जो भी माना गया हो, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये B and C दोनों हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, यानी कि अगर किसी एक कमोडिटी में प्रोपोर्शनेट चेंज होता है और दूसरी कमोडिटी के प्राइस में प्रोपोर्शनेट चेंज होता है, तो आपको अभी मैंने बताया उसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम सेमी इनकम और उसमें देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर कभी भी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स एंड वाई कमोडिटी बोले तो क्या देखेंगे आप, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स अपॉन, और इसको कैसे लिखेंगे, ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स एंड चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, ये इलास्टिसिटी है। इनकम इलास्टिसिटी हम अलग अलग दोनों प्राइस में निकालेंगे। क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन इनकम ऑफ एक्स एंड चेंज इन इनकम ऑफ एक्स। ठीक है, अगर प्राइस इलास्टिसिटी दे तो यहाँ पे बस प्राइस लिख देते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, मतलब कोई भी बोले प्राइस इलास्टिसिटी है तो चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स और यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स, तो ये बहुत इजी है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है, क्योंकि एक का क्वांटिटी डिमांडेड और दूसरे की प्राइस हम सिर्फ और सिर्फ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लेबर डिमांड सप्लाई फ्रेमवर्क एट द employment level below the equilibrium there is insensitive for the firm employer to put worker to work as, यानी कि अगर किसी भी लेबर का जो क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई फ्रेमवर्क है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल या इक्विलिब्रियम लेवल से कम है तो उसमें वो किस प्रकार से वो वर्क करेगा ये हमें बताना है। तो यानी कि जो लेबर का डिमांड और सप्लाई फ्रेमवर्क है वो एक्सीड करेगा रियल वेज से, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट उसका एक्सीड करेगा लेबर रियल वेज से। वो कैसे करेगा, जब हम देखते हैं कि लेबर का डिमांड एंड सप्लाई फ्रेमवर्क और जो उसका एम्प्लॉयमेंट है वो बिलो इक्विलिब्रियम लेवल है, तो वो पहली बात तो कि वो इनसेंसिटिव होता है फर्म के लिए, ताकि कि वो वर्कर डाले वर्क के लिए या ना डाले, कि उसका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वर्क रियल प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब भी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल होता है रियल वेज से, तो जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करता है। और कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक लेबर जो है वो एम्प्लॉयमेंट, मतलब उसका एम्प्लॉयमेंट स्टॉप ना हो जाए, तब तक वो प्रोड्यूस करेगा। तो यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एक्सीड करेगा रियल वेज से इस सिनेरियो में। तो ऑप्शन नंबर पहले ही हमें मिल गया। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम ए बी ए सी ऑफ 2 डिमांड कर्व, यानी कि हमारे पास 2 डिमांड कर्व है और हमें बताना है, इसको चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला दिया है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पी, यानी कि इस पे और इस पे पी डैश पे, क्या ये दोनों सेम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा बोला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पी, ये ग्रेटर देन है इस पी से। तीसरा बोला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पी इज ग्रेटर देन पी डैश, क्या इससे पी की प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा है इससे। और नेक्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों की प्राइस इलास्टिसिटी 1/2 है। तो इस केस में हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, हम कर्व देखेंगे और कर्व को हम लोअर और अपॉन एबव उससे देखेंगे कि कौन सा कर्व हमारा कैसा है। तो अगर हम कर्व की तरफ से फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो समेशन ऑफ पी देखेंगे, इसका कर्व क्या है, यानी कि लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट है पी बी और अपर सेगमेंट है ए पी। और इसको अगर ये दोनों को देखें तो एल पी जो है एल पी ये पैरेलल है जो बॉक्स ओ ए बी है, यानी कि ओ ए बी ये इसके और इसके ये पूरी तरह से पैरेलल ही है। अगर हम देखें फिर इसकी बात करें, ये इस वाले सेक्शन की पी डैश की, तो ये क्या है, अब लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट इसको भी करके देखते हैं। तो पी डैश सी अपॉन पी डैश ए, ठीक है, हाँ ये हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम इन दोनों की बात करें तो पी ए अपॉन पी ए, अगर हम इसको इक्वेशन में इक्वेट करके देखें तो पी बी अपॉन ए पी
इज इक्वल टू ओ एल अपॉन एल ए इक्वल टू पी डैश सी अपॉन पी डैश ए। इस सिनेरियो में जो ओ एल है यानी कि ओ एल और एल ए ये दोनों ही एकदम एक दूसरे के इक्वल हैं, और जब ये इक्वल है तो ये और ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि इन दोनों में ये पी ए पी और पी डैश ए पी एक ही पॉइंट से जा रहा है, यानी कि यहाँ पे दोनों में इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस सेम होगी। तो समेशन ऑफ P इक्वल टू समेशन ऑफ P डैश, ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है, इलास्टिसिटी है, वो सिमिलर है इन दोनों पोजीशन पे। अगर सपोज करिए कि इस तरीके से होगा जो हमने पिछले उसमें देखा था, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तो जो पहले हमारा होगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगा बाद के, यानी कि द लाइन विच इज क्लोजर टू द ओरिजिन इज मोर इलास्टिक दैन अदर लाइन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ अ सप्लाई ऑफ अ गुड इज परफेक्टली इलास्टिक इंक्रीज इन डिमांड विल रिजल्ट इन, यानी कि अगर किसी भी चीज़ सप्लाई ऑफ गुड अगर परफेक्टली इलास्टिक हो जाए तो अगर डिमांड इंक्रीज करता है तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस कांस्टेंट होगा या इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा। अगर हमारा सप्लाई ऑफ गुड परफेक्टली इलास्टिक हो गया तो उस केस में जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो देखिए कांस्टेंट है, और जो हमारा इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है ना। तो इस केस में ये दोनों कंडीशन हमारा सेम है, तो ऑप्शन नंबर दोनों हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट या क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा स्टेटमेंट है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर कोई भी कमोडिटी है वो किस अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है प्राइस के, या प्राइस अगर डिक्रीज कर रहा है तो डिमांड इंक्रीज कर रहा है नहीं, तो ये पूरी तरह से क्वालिटेटिव है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम उसी के बेस पे देखते हैं ना कि अगर कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा डिमांड पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव जा रहा है, उसके हम कंपैरिजन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि गिवन गुड में प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होती है। तो गिवन गुड में प्राइस इलास्टिसिटी हमारी कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये गिवन गुड लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट होता है, और जब लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट होगा तो इसमें जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि गिवन गुड में पीपल क्या करते हैं, वैसे कमोडिटी को जब वैसे कमोडिटी को खरीदते हैं जब उसकी प्राइस बढ़ती है, जो कि वायलेशन है ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का, और जिसकी वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होता है। तो अगर गिवन गुड की बात करें तो जनरली जो गिवन गुड्स है उनको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड जहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, जहाँ पे जैसे जैसे प्रोडक्ट इंक्रीज की प्राइस इंक्रीज करती है वैसे वैसे हम सामान को खरीदते हैं, यानी कि प्राइस इंक्रीज कंज्यूमर इंक्रीजेस इस डिमांड इज कॉल्ड गिवन गुड। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा कि इसमें प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है, इफ सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इन इलास्टिक देन द सप्लाई कर्व इज, अगर हमारा सप्लाई कर्व परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगा तो सप्लाई कर्व हमारा इस तरीके से बनता है, यहाँ पे जीरो होती है इलास्टिसिटी, यानी कि प्राइस, और ये है क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा ना लाइन। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ड्यू टू which of the following reason the change in the supply of a good along with the same supply curve may occur। तो यानी कि अगर हमारा किस रीज़न की वजह से जो हमारा सप्लाई ऑफ गुड है वो along मतलब सेम कर्व पे सप्लाई ऑफ चेंज होगी, किस रीज़न से हमारा सप्लाई ऑफ गुड along with the सेम कर्व हमारा अकर करेगा। तो क्या चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड की वजह से होगा, या चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की वजह से हुआ। तो चलिए इसका वो बना लेते हैं, सप्लाई कर्व बना लेते हैं। सपोज हमारा सप्लाई कर्व ये है, फिर दूसरा ये है, तीसरा ये है, हमारा प्राइस ये है। तो प्राइस तो हमारी सेम है, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है हमारी रिलेटेड, मतलब ये हमारी क्वांटिटी है। ठीक है, अब जो सप्लाई है वो अपवर्ड होती है लेफ्ट टू राइट, ये तो हमें पता है क्योंकि ये लॉ ऑफ सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। और चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स की वजह से चेंज इन सप्लाई ऑफ गुड्स होगा सेम कर्व पे। जैसे जैसे प्राइस जो कमोडिटी की इंक्रीज होगी, जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट रिलेट करता है फैक्टर जो इंटायर सप्लाई के है, यानी कि अगर जैसे जैसे सप्लाई ये हमारा प्राइस है, अगर सेम प्राइस पे भी देखें तो हमारा सप्लाई कर्व अलग अलग हो सकता है। तो यानी कि
इसके कारण जो हायर या लोअर क्वांटिटी सप्लाइड है वो सेम प्राइस पे ही रहती है। तो यानी कि हमारा चेंज इन प्राइस रिलेटेड गुड्स होना चाहिए, यानी कि ओनली बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमारा जो सेम गुड्स के प्राइस पे ऐसा सिचुएशन नहीं होगा जो क्वेश्चन में पूछा है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे और बाकी के अभी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड, जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज आ। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी हमने पढ़ा कि ये क्या करता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ पोटेंशियल बायर टू चेंज इन इनकम, यानी कि इनकम के चेंज होने से पोटेंशियल बायर के मतलब बायर की पोटेंशियल को शो करता है कि वो कितनी चीज़ों का डिमांड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे बोला है रिप्रेजेंटेटिव ने पोटेंशियल बायर टू चेंज इन प्राइस, तो नो, चेंज इन इनकम, येस, चेंज इन इनकम जहाँ पे होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, और किसी को जिस भी क्वेश्चन में जो भी डाउट हो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। बाकी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।